एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वनों का विनाश का अर्थ। देन सेकंड टॉपिक है हमारा वनों का विनाश के कारण। देन थर्ड है हमें पढ़ना है भारतीय वन अधिनियम 1865। उसके बाद हमें जो टॉपिक है वो है हमारा वन अधिनियम का कृषि पर प्रभाव। उसके बाद वन विद्रोह एंड देन लास्ट जावा में वन विद्रोह। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम चैप्टर के नाम पे जाए वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तो आपको चैप्टर के नाम से क्या क्लियर होता है? देखिए, जब भी आप अपने किसी भी चैप्टर को खोलते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर के नाम के मीनिंग को क्लियर करना होगा, तभी आपको आगे का चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो हमारा जो वन्य समाज का मतलब क्या होता है? वन्य समाज का मतलब वो होता है कि वन में रहने वाले जो लोग हैं उनका समाज कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, उसी तरह जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उनकी सोसाइटी कैसी है, उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वन्य समाज कहते हैं। और अगर हम उपनिवेशवाद की बात करें तो आप लोग को इसका मीनिंग पता ही होगा। जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वनों का विनाश, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओके, तो वनों का विनाश का मतलब क्या होता है? तो वनों का विनाश मतलब देखिए, आपको इससे क्लियर हो रहा होगा। वनों का विनाश मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उनका क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो वो जो हमारा उनका धीरे धीरे समाप्त होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वनों का विनाश कहते हैं। ओके, देखिए, जो हमारे पेड़ जंगल होते हैं वो आपको, अगर हम कुछ समय पहले जाए, 2000 में जाए और अगर हम किसी जंगल में जाए तो उस जंगल में क्या होता है कि पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पहले पूरा हरा भरा जंगली जानवर, सबसे हमारे पेड़ पौधे, हमारे जंगल जो है हरे भरे रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे साल दर साल क्या होता है कि वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वनों की जो संख्या को कम होने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वनों का विनाश कहते हैं, मीन्स डिफॉरेस्टेशन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वनों के विनाश के रीज़न। अब तो हमने तो पढ़ लिया कि वन विनाश कहते किसको है, वनों का धीरे धीरे समाप्ति को वन विनाश कहते हैं, लेकिन उसके पीछे के रीज़न को भी तो जानना होगा कि वन विनाश होते क्यों है, आखिर क्यों हमारे वन खाली हो रहे हैं, आखिर क्यों हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए अब हम अपने रीज़न ध्यान देते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रीज़न है लैंड फॉर कल्टीवेशन, मीन्स जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या हो रहे हैं? वो काट दिए जाते हैं। क्यों? ताकि जो हमारे लोग हैं, किसान हैं, उनको कृषि करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है, क्योंकि कृषि तो भूमि पर की जाती है। तो वो उस कृषि करने के लिए, भूमि का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई कर देते हैं। पेड़ पौधे काटने के बाद उनको जो भूमि मिलती है उस पर वो लोग खेती करते हैं। तो इस तरह से कृषि के लिए भी हमारी जो भूमि है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और भूमि की ज़रूरत की पूर्ति किस तरह होगी? हमारे पेड़ पौधों की कटाई करने के बाद ही तो हमें भूमि मिलेगी कृषि करने के लिए। तो इस तरह से हमारे वन विनाश, जो वन खत्म हो रहे हैं, वनों की समाप्ति हो रही है, उसका फर्स्ट रीज़न है कि कृषि के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट रीज़न है शाही आपूर्ति।
मीन्स शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति। मीन्स जो हमारे बड़े बड़े नाव होते हैं पहले के टाइम पे, हमारे नाव के द्वारा ही तो बिजनेस किया जाता था। तो जो हमारे नाव है बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? पहले के टाइम पे लकड़ी के नाव बनते थे, तो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। अब उसकी लकड़ी की ज़रूरत कम पड़ गई है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो इसलिए हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं। ओके, देन हमारा थर्ड है रेलवे लाइनों का प्रसार। जो हमारे रेलवे, आपने देखा होगा ट्रेन जो होती है, हमारी ट्रेन जो है पटरी पर चलती है, वो आम सड़कों पर तो चलती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो जो हमारी ट्रेन है वो जब चलती है, उनके चलने के लिए जो हमारी पटरी बनाई जाती है, उसके लिए भी हमारे जो भूमि होती है, जगह ज़मीन, उनकी ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत कैसे पूर्ति होगी? हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी कटाई करने के बाद। बागानों के लिए भूमि की बाड़ाबंदी, मतलब जो हमारे बागान होते हैं बड़े बड़े, वो कैसे बनाए जाते हैं? हमारे पेड़ पौधे साफ करेंगे, पेड़ पौधे को काट देंगे, उसके बाद ही तो हमारे बागान बनेंगे। तो ये हमारे मेन इम्पॉर्टेंट रीजंस थे ये हमारे किसके? डिफॉरेस्टेशन के। उसके बाद अगर हम अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे इसके अलावा भी और सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं। अभी जो हमारे करेंटली क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री को क्या कर रही है, अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए पेड़ पौधे काट रही है, पेड़ पौधों को साफ कर रही है, फिर उसके बाद वो लोग अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर लेती है, स्थापित कर लेती है। तो ये हमारे रीजंस थे किसके? डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं। ये आपको डिटेल में रीजंस दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ओके, 1865। ये कब लागू हुआ था? 1865 में लागू हुआ था ये। और ये 1864 ईस्वी में जो हमारे डाइटरिच ब्रॉन्डिस, इन्होंने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। सबसे पहले जो हमारे भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी? डाइटरिच ब्रॉन्डिस ने। ये नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन हमारे 1906 में फर्स्ट इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। जो हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे उसकी स्थापना कब की गई थी? वो 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे किया गया था? देहरादून में। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। देन हमारे इस संस्थान ने क्या कहता है? वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा देनी प्रारंभ की। जो हमारे ये इंस्टीट्यूट था, इन्होंने क्या किया? जो हमारे वन से रिलेटेड जो भी नॉलेज थी वो देनी स्टार्ट की कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अगर हम वन काट देंगे तो उससे क्या होगा, वो सारे मेरिट डीमेरिट सब कुछ उसमें, एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ उसमें बताते थे। ओके, देन हमारे 1865 ईस्वी में वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया। इन 1865 में। कब लागू किया गया? 1865 में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन से मिलने वाले उत्पाद। ये तो आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ले सकते हैं। हमें वन से क्या क्या मिलते हैं? फर्स्ट हमें कितना कुछ मिलता है, हमें वनों से फल मिलते हैं हमें, और हमें दवाइयाँ हमारी किससे बनती है? दवाइयाँ भी हमारी पेड़ पौधों से ही बनती है। जितने भी हमारे घर में लकड़ी का सामान होता है वो सब हमारे पेड़ों से ही बनते हैं। पेड़, फूल हो गया हमारा, पत्ते हो गए, ये इन सब का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। पहले के टाइम पे जो हमारी जड़ी बूटी होती थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले के टाइम पे तो दवाई नहीं होते थे, तो हमारे पेड़ पौधे होते थे, उसी के ही उन्हीं को पीस करके अच्छे से दवाइयाँ बनाई जाती थी, ताकि लोगों को डॉक्टर के पास कम से कम जाया जा सके। उस टाइम पे डॉक्टर कहाँ होते थे? पेड़ पौधे से ही हमारी दवाइयाँ बनाई जाती थी। ओके, इधर हमारे पेड़ पौधे से मतलब कि औषधियाँ भी मिलती है हमें, जड़ी बूटियाँ मिलती है हमें, और लकड़ी भी मिलती है हमें, और हमें ईंधन के लिए भी हमारे लकड़ी जो है हम लोग क्या करते हैं? ईंधन में उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमें पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। शायद अगर वो ना रहे तो हमारा जीवन जो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत कुछ हमें अपने पेड़ से मिलता है, इसलिए हमें अपने पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी पेड़ हो तो आप लोग को उसमें डेली पानी देना चाहिए, और हर साल एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरह हमें अपने पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन अधिनियम का कृषि पर प्रभाव। अभी जो हमारा वन अधिनियम 1865 में जो
लागू हुआ था उसके इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो हमारे कृषि क्षेत्र था उस पर हमारे वन अधिनियम के क्या प्रभाव पड़े। ओके, तो हमारे वन अधिनियम का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे फर्स्ट जो हमारा था घुमंतुक कृषि जो थी हमारी, उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हमारी घुमंतुक कृषि का मतलब क्या होता है, घुमंतुक कृषि का मतलब वो होता है जो एक जगह पे अपनी कृषि अपनी खेती नहीं करते, वह लोग जो ना कभी दूसरी जगह पर खेती करते हैं तो उसको 5-6 साल के लिए छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। तो इस तरह जो हमारे घुमंतुक कृषि होते हैं वो एक जगह पर कभी नहीं टिकते, वो लोग क्या करते हैं, घूम घूम के अपनी खेती को करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घुमंतुक कृषि। आप लोग अगर इसके नाम पर भी ध्यान देंगे, घुमंतुक मीन्स घूम घूम कर जो खेती करते थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, घुमंतुक कृषि। ओके, तो हमारी जो घुमंतुक कृषि थी उस पर हमारा जो वन अधिनियम लागू हुआ था 1865 में, उस पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्यों, क्योंकि जो हमारे घुमंतुक कृषि थे उनको क्या करना पड़ता था, उनको हर टाइम टू टाइम अपने जगह को बदलना पड़ता था। तो वन अधिनियम जो हमारा लागू हुआ तो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो लोग थे उनको क्या कहा कि तुम अगर किसी भी जंगल में जाते हो तो तुम्हें टैक्स लगेगा, और फिर उनके लिए टाइम डिसाइड कर दिया गया कि तुम इसी टाइम पीरियड तक जंगल में आ सकते हो। फिर उसके बाद क्या किया गया, जो हमारे झूम वाले हमारे घुमंतु जो हमारे झूम कृषि थे उनके लिए क्या कर दिया गया, अगर वो घुमंतु कृषि जो है अगर वो इस तरह से खेती करेंगे तो जो हमारे यूरोप ब्रिटिश के लोग थे उनके लिए ये बहुत बुरा प्रभाव था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि इस तरह से वो लोग एक जंगल में टिकेंगे नहीं तो क्या, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारे घुमंतु कृषि होते थे उनका जो समुदाय होता था वो क्या करते थे, जंगल में बहुत जो इम्पोर्टेंट लकड़ी होती थी उसको ही जला देते थे। समझ आ रहा है आप लोग को, वो जो हमारे घुमंतु कृषि थे वो क्या करते थे, इम्पोर्टेंट जो लकड़ी होती थी उसको जला देते थे। तो इससे जो हमारे ब्रिटिश थे वो अपने यूज़ के लिए, उनको भी तो ज़रूरत पड़ती थी ना हमारे पेड़ पौधे की, वो तो हमारे कितने कुछ यहाँ से लेके जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, तो उनको बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ना ये टैक्स देंगे, अगर ये घूम घूम के खेती करेंगे तो ये टैक्स तो देंगे नहीं। तो इस तरह से जो हमारे ब्रिटिश के लोग थे इन्होंने इस पर रोक लगा दी। इस तरह से इन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह अगर होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने इस तरह से हमारे वन अधिनियम को लागू कर दिया था 1865 में। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वन अधिनियम का कृषि पर प्रभाव पड़ लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा वन अधिनियम लागू हुआ, पास किया गया, उस पर जो हमारे शिकारी थे, शिकार का मतलब पता है, जो वो शिकार करके जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, भोजन करते हैं, उनको हम लोग शिकारी कहते हैं। तो जो हमारे शिकारी थे उनका वन अधिनियम लागू करने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। तो जो हमारे शिकारी थे वन अधिनियम लागू करने से पहले, वो एक्ट पास करने से पहले वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने आसपास जो खेती करने वाले लोग होते थे ना, छोटे जानवरों का शिकार कर लेते। जैसे वो अगर उनके घर के आसपास जंगल है छोटे मोटे, तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ जाते थे और जो छोटे मोटे जंगली जानवर होते थे उनको मार कर अपना जीवन यापन करते थे। मतलब उनको मार देते थे, फिर घर ले आते थे, फिर वो लोग उसको पका के खा लेते थे। मतलब किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, अपना पेट भरते थे। ठीक है, वन अधिनियम ये कब होता था, ये हमारा जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट था उसको लाने से पहले ये सब किया जाता था। ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कब होता था ये, वन अधिनियम से पहले वो लोग ऐसा करते थे, शिकारी करते थे। जो उनके आसपास जंगल होते थे, खेत होते थे, वहाँ पे वो लोग जंगली जानवर को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। ओके, देन जो हमारा वन अधिनियम एक्ट लागू किया गया, तो ये जो हमारी परंपरा थी, ये जो हमारा ट्रेडिशनल था, इसको क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट था उसमें ये कहा गया कि तुम इस तरह से किसी भी जानवर को नहीं मार सकते और अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा शिकारी थे उनके लिए तो ये
नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। क्यों? क्योंकि फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग इस तरह से किसी का भी मर्डर या किसी को भी शिकार करके नहीं खा सकते। इसको क्या कर दिया गया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ओके, तो हमने कौन कौन से टॉपिक को देख लिया। वन अधिनियम पढ़ लिया हमने, वन अधिनियम का कृषि पर प्रभाव भी पढ़ लिया, शिकार पर पड़ने वाला प्रभाव पढ़ लिया हमने। ओके, और जो हमारा ये शिकार करने का जो हमारा ये मेथड था, इसको क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इस जो हमारी ये है प्रोसेस है कि कब इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। शिकार करने के इस अवैध माध्यम को उपनिवेशवादियों द्वारा पोचिंग कहा गया। जो हमारे ब्रिटिश थे इन्होंने क्या किया, शिकार जो करते थे उनको गैर कानूनी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रोसेस को क्या कहा गया, पोचिंग। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। मतलब जो हमारा वन अधिनियम है वो तो एक्ट लागू कर दिया गया, लेकिन क्या अब वन अधिनियम लागू करने के बाद क्या लोग अपना व्यापार नहीं करेंगे? क्या वो लोग रोजगार के लिए नई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे? क्या फिर वो भूखे रहेंगे? तो उसके बाद भी उन्होंने अपना रोजगार ढूंढा, अपने व्यापार ढूंढे। तो इसको क्या कहा गया, नया व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। मतलब जो हमारा भारतीय वन अधिनियम 1865 था, उसके बाद जो व्यापार खोजे गए, जो रोजगार ढूंढा गया, जो सेवाएं दी गई, उसको हम लोग नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं कहेंगे। ओके, तो क्या क्या किया गया, जो हमारे ब्राज़ील में एक हमारे समुदाय था, मनुदुरुकु समुदाय। वो उन्होंने क्या किया, जो पेड़ से एक लेक्टस निकलता था जिससे क्या होता है, रबड़ बनाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस लेक्टस को वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर इकट्ठा करने के बाद उसको वो लोग बेचने लगे बाजार में। क्यों? क्योंकि इसका तो यूज़ है। तो पेड़ से निकलने वाला जो लेक्टस था उसको धीरे धीरे कलेक्ट करते करते बहुत सारा हो जाता था, तो उसको वो लोग बेच देते थे। तो इस तरह से उनको पैसे आए, तो उनका बिजनेस हुआ, उनको इनकम का सोर्स मिला। इस तरह से वो लोग अपना रोजगार चलाने लगे। अब कोई ना कोई रोजगार तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, भूखे तो मरेंगे नहीं। तो ये किसने किया था, ये हमारे ब्राजील के लोगों ने किया था। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन विद्रोह। तो वन विद्रोह क्या था हमारा, वन विद्रोह जो हमारा भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो हमारा कब लागू हुआ, 1865 में जो लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि तुम इसी टाइम पर जंगल में आ सकते हो, जंगल में जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों को लेने के लिए मना कर दिया गया था। किसने किया था, जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कर दिया था। तो इससे जो हमारी जनता थी, जो हमारे नागरिक थे, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा है कि जो हमारी परंपरा सालों से चली आ रही है तुम लोग उसको कैसे मना कर सकते हो। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग वन विद्रोह कहते हैं। ओके, तो वन विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे भारत था और भी दूसरे देश थे, उनके जो समुदाय होता था ना, उन पर बहुत से वन से रिलेटेड लॉ थोप दिया गया था कि तुम यही कर सकते हो, टाइम टू टाइम ही काम कर सकते हो, और तुम अपना जो परंपरा है उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसलिए हमारा वन विद्रोह हुआ था। तो वन विद्रोह का रीज़न आपको समझ आया। तो वन विद्रोह का रीज़न तो यही था ना कि जो हमारा भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया, वही हमारा वन विद्रोह का रीज़न था। इसीलिए हमारे वन विद्रोह हुए, जो नागरिक थे वो भड़क गए, वो गुस्सा हो गए, तो उन्होंने वन विद्रोह लागू कर दिया। ओके,
देन हमारा नेक्स्ट बस्तर के लोग। तो जो हमारा वन विद्रोह हुआ, बस्तर हमारा कहाँ पे है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, बस्तर हमारा छत्तीसगढ़ के जो हमारे दक्षिणी छोर है ना, उस पर हमारा ये स्थित है बस्तर। ओके, तो जो बस्तर के लोग थे इन्होंने भी यही किया, इन्होंने यहाँ पे भी तो भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो जो हमारे बस्तर में समुदाय जो था हमारा, कौन कौन सा समुदाय था, मुरिया, गोंड, धुरवा, बतरा, हल्बा, ये समुदाय रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया उसके खिलाफ वो भी बोले, तो इन्होंने भी वन विद्रोह किया। और ये समुदाय ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही समुदाय थे, ये लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय थे। इनके रीति रिवाज, इनकी परंपरा सब तो एक ही थी, लेकिन जो इनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो सब अलग थी। ओके, तो जो हमारे बस्तर के लोग थे उनका ये अकॉर्डिंग था, उनका ये मानना था कि जो हमारी धरती है, जो हमें भूमि है, वो उनकी धरती माँ से मिली है। वो ये नहीं सोचते थे कि हमारे जो ब्रिटिश है उन्होंने हमें हमारी भूमि दी है, उनको उनकी धरती दी है या उनको जंगल दिया है। बस्तर के लोगों का ये मानना था कि जो हमें जंगल मिले हैं, जो हमें पेड़ पौधे मिले हैं, जो हमें भूमि मिली है, वो हमें हमारी धरती माँ ने दिया है, हमें धरती माँ से मिली है, किसी लॉ या किसी सरकार ने नहीं दिया है हमें। ओके, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया। इसलिए जो हमारे बस्तर के लोग थे फिर उन्होंने क्या किया, वो लोग आपस में इकट्ठा हुए, उन्होंने आपस में विचार किया, इकट्ठा हुए, और जो हमारे अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारे बस्तर के लोग थे, क्यों, क्योंकि उनको जंगल में जाने के लिए टाइम डिसाइड कर दिया गया, लकड़ी नहीं ले सकते, बहुत सारे कानून उन पर थोपे गए, तो इसलिए इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे अंग्रेज सरकार थी वो भी डर गई, क्यों, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोग थे ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा लोग थे और ये इनका जो विद्रोह था ये रुक ही नहीं रहा था, तो ये भी हमारे जो अंग्रेज थे वो डर गए, ये भी क्या करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारा अंग्रेज थे उन्होंने इन पर नियंत्रण, जो हमारा भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था ना, उस पर कुछ टाइम के लिए इन्होंने नियंत्रण कर लिया था, कुछ टाइम के लिए इसको हटा दिया गया था। ओके, तो इसीलिए जो हमारा ये वाला विद्रोह हुआ था, इसकी सफलता यही थी कि हमारे जंगल थे उसको आरक्षित जो कर दिया गया था, आरक्षित करने का जो उनका फैसला था, इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा नहीं कि परमानेंट हटा दिया गया था, टेम्पररी इसको हटा दिया गया था, ताकि ये लोग जो भड़के हैं ये शांत हो जाए। क्यों, क्योंकि जो ये लोग भड़के थे ना, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। क्या क्या नुकसान हुआ था देखिए, बाजार लूट लिया गया था, ये जो बस्तर के लोग थे इनके द्वारा किया गया विद्रोह था ये, उसमें अफसर और व्यापारी, इनके घर, स्कूल, पुलिस थाना, इसको लूटा गया, जला दिया गया, ये सब किया गया इनके विद्रोह के दौरान। ओके, इसी तरह से हमारे जावा में वनों में भी बदलाव हुआ, जिस तरह से हमने अभी देखा भारत का बस्तर का, उसी तरह से हमारे जावा में भी वनों में चेंजेस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ भारत में औपनिवेशिक शासन था, और भी देशों में औपनिवेशिक शासन था, मतलब दूसरे देशों ने, अंग्रेजों सरकार ने कब्जा कर रखा था, तो उसमें से हमारा जावा जो था उस पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो जो हमारे जावा है, जावा को इंडोनेशिया का चावल उत्पादक देश भी माना जाता है। ये देखिए, जावा को इंडोनेशिया का चावल उत्पादक देश माना जाता है। और जो जावा के जो लकड़हारे थे वो 1600 ईस्वी में जावा की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 34 लाख थी। और जो हमारी उसके उपजाऊ मैदानों में गांव की भी संख्या बहुत अधिक थी। इसके साथ साथ पहाड़ों में जो हमारे घूमंतु थे, जो घूम घूम कर खेती करते थे, ये इनका भी समुदाय रहता था जावा में। और जावा में हमारे कुलांग के समुदाय, लकड़हारे, घूमंतु, ये सब किसान रहते थे। और जो हमारा फिर 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ,
जो हमारे डच वन था, एक हमारा डच नाम का फॉरेस्ट था, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जो हमारे कलांग समुदाय थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मीन्स कि जो हमारे डच वन था उस पर नियंत्रण तो स्थापित करना चाहते ही थे, उसके साथ साथ जो हमारे कलांग समुदाय पर भी वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे, अपना कब्जा जमाना चाहते थे कि हम जो जैसा कहेंगे वैसा ही ये लोग करें। फिर सब क्या हुआ, अगर ये अब इतना किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, कितनी सारी कानून थोप दी जाएगी, तो वो विद्रोह करेंगे। तो 1770 ईस्वी में कलांग जो समुदाय था हमारा, इन्होंने जो हमारे डच का किला था, डच का जो किला था उस पर क्या किया उन्होंने, उस पर इन्होंने हमला कर दिया। जिस तरह से हमारा फ्रांस की क्रांति में हुआ था ना, वह उसी तरह हमारे डच पर भी हमला कर दिया गया था। ओके, तो ये था हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। थैंक यू।